नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस नए एपिसोड में स्वागत है। मैं अभिषेक शुक्ला आज आपको कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर के ब्रूटली रेप एंड मर्डर केस से संबंधित जो अपडेट है उससे आपको रूबरू करवाऊंगा। आज मैं आपको सीबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किए गए स्टेटस रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा कि सीबीआई ने अभी तक इस मामले में अपनी जांच में क्या क्या पाया है और उसने सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या बातें कही। लेकिन उसके पहले मैं कोलकाता के उस ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर की टाइमलाइन आपको बताऊंगा कि 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात से लेकर आज तक यानी कि 22 अगस्त 2024 तक क्या क्या घटनाक्रम हुआ, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। दरअसल जैसा कि आप जानते ही हैं कि 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को उस ट्रेनी डॉक्टर यानी कि उस ट्रेनी लेडी डॉक्टर का कत्ल हुआ था, वो भी हॉस्पिटल में, आरजी कर हॉस्पिटल में। आपको याद होगा कि 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को ही नीरज चोपड़ा का जो है वो मैच हो रहा था ओलंपिक का, और उसमें पूरे देश की निगाह टिकी थी कि नीरज चोपड़ा जो है भारत को गोल्ड मेडल दिलाएंगे। लेकिन उस उम्मीद पर पानी फिरा और उनको सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। इसी 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को जहां मैं, आप और सब लोग जो है नीरज चोपड़ा का रात में मैच देख रहे थे, वहीं कोलकाता के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर वो अपने साथियों के साथ में नीरज चोपड़ा का मैच देख रही थी। मैच देखने के दौरान जब उसको भूख लगी तब उसने जोमेटो से कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया। उसी दौरान उसकी माँ का फ़ोन आता है। माँ को वो बताती है कि वो हॉस्पिटल आ गई है ड्यूटी करने और हॉस्पिटल में ही है, मैच देख रही है, भूख लगी थी इसलिए उसने जोमेटो से खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया है। और अभी उसके साथ के कुछ और ट्रेनी डॉक्टर हैं जो कि थोड़ा सा बाहर गए हैं और अभी वो आएंगे तो उनके साथ में वो लंच करेगी, मतलब डिनर करेगी, खाना खाएगी। इसके बाद फ़ोन कट जाता है। फ़ोन कटने के बाद वो ट्रेनी डॉक्टर अपने और कलीग के साथ में डिनर करती है। डिनर करने के बाद तो वो पढ़ाई, उधर मैच ख़त्म होता है और पढ़ाई करने के लिए वो सेमिनार हॉल चली जाती है। सेमिनार हॉल जो है वो इसी हॉस्पिटल में यानी कि आरजी कर राधा गोविंद कर हॉस्पिटल के तीसरे फ्लोर पर था। और इस हॉस्पिटल, या ये कह लीजिए कि इस सेमिनार हॉल का जो पर्पस था वो हॉस्पिटल के विभिन्न आयोजनों को जो है वो ऑर्गेनाइज करवाना था। मतलब हॉस्पिटल के जितने सारे प्रोग्राम होते थे उस सेमिनार हॉल में होते थे। क्योंकि हॉस्पिटल में डेली तो प्रोग्राम होता नहीं था, इस वजह से ये जो सेमिनार हॉल है एक तरीके से डॉक्टरों के लिए आराम करने या बैठने उठने के लिए भी जो है यूज में लिया जाता था। इसी क्रम में वो जो ट्रेनी डॉक्टर है, जब मैच ख़त्म हुआ, मैच ख़त्म होने के दौरान वो सेमिनार हॉल में पहुंच जाती है जो कि तीसरे फ्लोर पर था, और वहीं पर वो पढ़ाई करने लगती है। पढ़ाई करने के दौरान उसको नींद आ जाती है। नींद आने पर वो सो जाती है। जब सुबह 6 बजते हैं और वो ट्रेनी डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचती है, यानी कि जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं उनके राउंड के लिए नहीं पहुंचती है, उनको देखने के लिए नहीं पहुंचती है, तो साथ के कुछ डॉक्टर या कह लीजिए कि हॉस्टल का स्टाफ उस ट्रेनी डॉक्टर को ढूंढते ढूंढते सेमिनार हॉल पहुंचता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैं आपको अभी बता ही चुका हूं कि सेमिनार हॉल में जब भी किसी डॉक्टर को रेस्ट करना होता था तब वो वहाँ पर चले जाया करते थे, क्योंकि प्रोग्राम तो रोज़ होता नहीं था। इस वजह से वो सेमिनार हॉल एक तरीके से डॉक्टरों के लिए रेस्ट रूम की तरीके से था। अब जब डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर नहीं पहुंचती है राउंड पे, तो बाकी हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, कुछ लोग उसको ढूंढते हुए सेमिनार हॉल में पहुंचते हैं। सेमिनार हॉल में जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक महिला है जो कि लेटी हुई है और सो रही है। क्यों सो रही है? ऐसा इसलिए कहा गया कि जिसने पहली बार देखा था वो उस सेमिनार हॉल के अंदर में नहीं गया, उसने दूर से ही देखा कि एक लेडी है वो आंखों पर हाथ जो है वो रखे हुए सो रही है। मतलब कि उसकी जो पोजीशन है वो सोने की पोजीशन है, मतलब सोने की पोजीशन है। वो जो पहला व्यक्ति था वो वापस आ जाता है। इसके कुछ देर बाद हॉस्पिटल का कोई दूसरा स्टाफ वो सेमिनार हॉल पहुंचता है और वो देखता है कि
वो जो लड़की है, वो लड़की एक्चुअली सो नहीं रही है, बल्कि उसका शायद मर्डर हो गया है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि उसके चेहरे पर खरोच के निशान हैं, आंखों से खून बह रहा है और शायद जो बॉडी है वो अर्धनग्न अवस्था में है। और जैसे ही वो देखता है, वो भागता हुआ जाता है और हॉस्पिटल के बाकी लोगों को बताता है। ये जो समय था, इस समय लगभग 6 बज रहे थे। ये सुबह 6 बजे की बात थी। इसके बाद हॉस्पिटल में धीरे धीरे ये बात फैलती है और सुबह जो है वो 7 बज जाता है। लगभग ये बॉडी मिलने के लगभग 1 घंटे बाद हॉस्पिटल यानी कि आरजीकर हॉस्पिटल के जो उस समय वहाँ पर सीनियर ऑफिसर मौजूद थे, वो हॉस्पिटल के प्रिंसिपल यानी कि संदीप घोष को फ़ोन करते हैं और उस समय लगभग 7 बज रहे थे। संदीप घोष जो हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे, वो जो है उनका घर उस हॉस्पिटल से लगभग आधे घंटे की दूरी पर था। वो 8 बजे जो है फ़ोन करने के बाद में हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। 8 बजे बिल्कुल, हालांकि कहा जाए तो उनको ज़्यादा देरी नहीं हुई पहुंचने में, क्योंकि आधे घंटे की दूरी पर वो रहते थे और सुबह का वक्त था, तो उनको तैयार होने में, फ्रेश होने में, रेडी होने में भी हो सकता है कि आधे घंटे लग गए हों। तो आधे घंटे मतलब 1 घंटे बाद 8 बजे उस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष पहुंच जाते हैं। जब वो पहुंचते हैं तब तक इधर जो है वो, क्योंकि हॉस्पिटल ही था, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स थे ही, वो अब धीरे धीरे भीड़ जो है उस सेमिनार हॉल में जमा हो जाती है और वो देखती है, मतलब वहाँ के डॉक्टर चेक करते हैं, उस बॉडी को देखते हैं, नब्ज टटोलते हैं और पता लगता है कि उस लेडी डॉक्टर की मृत्यु हो चुकी है, यानी कि उसकी सांसें थम गई हैं। इसके बाद पुलिस को जो है हॉस्पिटल के द्वारा फ़ोन किया जाता है। एक रिपोर्ट तो ये कहती है कि पुलिस को सुबह 9 बजे के आसपास फ़ोन किया गया था, लेकिन वहीं अन्य मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि पुलिस को लगभग 10:10 पर फ़ोन किया गया था। अब शव जो है वो 6 बजे बरामद हुआ था, पुलिस को फ़ोन 9 या 10 बजे किया गया। चाहे 9 बजे किया गया हो या 10 बजे किया गया हो, लेकिन पुलिस को फ़ोन करने में कहीं ना कहीं देरी तो हुई ही। और इन 3-4 घंटों के दौरान वहाँ हॉस्पिटल में जो लोग थे, स्टाफ था जो, वो सेमिनार हॉल में आ जा रहा था, क्राइम सीन को जो है वो तहस नहस कर रहा था, सबूतों के साथ में वो छेड़खानी कर रहा था। तो इसके बाद लगभग 10:53 पे, जो कि कॉल रिकॉर्ड के आधार पर ये कहा जा रहा है और मीडिया में जो है ये बात जो है वो चल रही है कि 10:53 पे एक जूनियर डॉक्टर जो थी, ट्रेनी डॉक्टर, उसकी माँ को कॉल किया जाता है हॉस्पिटल के द्वारा और बताया जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए। अब माँ सुनती है ये बात तो परेशान हो जाती है कि अभी रात में ही तो बेटी से बात हुई थी और अचानक ऐसा क्या हो गया कि अभी सुबह जो है उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि हॉस्पिटल से सीधे फ़ोन आ गया और ये कहा जा रहा है कि आप तुरंत अस्पताल आ जाइए। अब माँ परेशान होती है, वो तुरंत जो है वो कॉल बैक करती है और इतना कहने के बाद में हॉस्पिटल से फ़ोन कट गया था। इसके बाद माँ जो है वो तुरंत हॉस्पिटल में कॉल बैक करती है, तुरंत कई बार जो है फ़ोन करती है वो, लेकिन फ़ोन पिकअप नहीं होता। शायद तीसरी या चौथी बार जब हॉस्पिटल में फ़ोन पिकअप होता है तो हॉस्पिटल की तरफ से आवाज़ आती है कि मैं हॉस्पिटल का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रहा हूँ और आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। अब ये बात जब किसी भी जो है वो माँ को पता लगती है तो उसकी क्या हालत होगी, आप सोच ही सकते हैं कि बेटी जो कि बिल्कुल इतनी ब्रिलियंट थी, इतनी अच्छी थी, होनहार थी, वो जो है अचानक वो सुसाइड कैसे कर सकती है। खैर, इसके बाद हॉस्पिटल इतना सुनने के बाद उस ट्रेनी डॉक्टर यानी कि मृतक ट्रेनी डॉक्टर के पेरेंट्स जो है वो 1 घंटे में यानी कि 12 बजे जो है वो अस्पताल पहुंच जाते हैं। चूँकि उस ट्रेनी डॉक्टर को जो घर था वो हॉस्पिटल से लगभग 1 घंटे की दूरी पर था, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगा पेरेंट्स को पहुँचने में कि वो ज़्यादा समय लगाएं हॉस्पिटल पहुँचने में। लगभग 12 बजे के आसपास वो हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। हॉस्पिटल जब पहुंचते हैं तो वो जो है हॉस्पिटल के प्रिंसिपल उस समय जो रहते हैं डॉक्टर संदीप घोष, उनसे उनकी मुलाकात होती है। प्रिंसिपल साहब उनको
यानी कि ट्रेनी डॉक्टर के पेरेंट्स को ढांढस दिलाते हैं और सांत्वना देते हैं। इसके बाद अब जो है जो लेडी डॉक्टर का जो बॉडी थी वो हॉस्पिटल की ही मोर्चरी में भेज दी जाती है, यानी कि हॉस्पिटल का जो शवघर था, शवगृह था, वहाँ पर मोर्चरी में रखने के लिए भेज दिया जाता है। इधर पेरेंट्स को हॉस्पिटल 12 बजे पहुँच गए थे और उनकी माँ, जो ट्रेनी डॉक्टर की माँ थी, वो बार बार जो है वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे जो है वो कम से कम बेटी की बॉडी को जो है वो देखने दिया जाए। लेकिन लगभग 3 घंटे गुजर गए थे। 3 घंटे तक माँ को उसकी बेटी से जो है मिलने नहीं दिया गया, यानी कि शव को नहीं दिखाया गया माँ को। 3 घंटे बाद जब माँ को वो शव दिखाया जाता है तो जैसे ही वो शव के ऊपर से चादर हटाया जाता है, माँ बहुत ज़्यादा देखकर उसको चीख पड़ती है, चिल्ला पड़ती है और कहती है कि कौन कह रहा है कि हमारी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। क्यों? इस माँ के इस चीखने की एक वजह थी। माँ को चूँकि अभी तक ये बताया गया था कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन जब माँ अपनी बेटी की बॉडी को देखती है तो वो परेशान हो उठती है, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो ट्रेनी डॉक्टर थी, उस ट्रेनी डॉक्टर की आंखों से खून निकल रहा था। उसके चेहरे पर और गालों पर खरोंच के अनगिनत निशान थे। बॉडी पर जख्म ही जख्म थे, मतलब एक तरीके से पूरी बॉडी जो है वो जख्म से भरी पड़ी थी। जो शव था वो अर्धनग्न अवस्था में था और माँ अपनी बॉडी को जो है, अपनी बेटी की बॉडी को देखने के बाद में वो चीखती है और कहती है कि कोई व्यक्ति सुसाइड करने के पहले अपने शरीर पर इतने जख्म कैसे दे सकता है। और अब यही बात कि इतनी ब्रूटल तरीके से, इतनी बुरी तरीके से उस लड़की की जो हत्या हुई थी, अब ये बात धीरे धीरे हॉस्पिटल में फैलती है। ये बात अब धीरे धीरे कुछ लोगों से निकलकर अब पहुंच जाती है उस ट्रेनी डॉक्टर के कलीग के बीच में। और ट्रेनी डॉक्टर के कलीग, यानी कि साथ के जो ट्रेनी डॉक्टर थे उस लड़की के, वो अब इस बात से इतने आहत हो जाते हैं कि उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए वो धरने पर बैठ जाते हैं। धरने पर वो 9 अगस्त की शाम को ही बैठ जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे बात मीडिया में अगले दिन पहुंच जाती है। इधर पुलिस जब आती है तो वो शव को मोर्चरी में भेज ही दिया गया था। पुलिस जब आती है तो वो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम जो है वो कहा जाए तो उसी हॉस्पिटल में ही, आरजी कर हॉस्पिटल में ही हुआ था। इसके बाद पोस्टमार्टम के बाद में शव को, ये पोस्टमार्टम जो है कहते हैं कि करीब शाम को 6:30 से 7:30 के बीच हुआ था, 9 अगस्त की शाम को। इसके बाद पोस्टमार्टम के बाद आनन फानम में शव को जो है वो वहाँ भेज दिया जाता है कब्रिस्तान में, और वहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए जब भेजा जाता है तो कहते हैं, मीडिया रिपोर्ट में ये खबर है कि जब शव को भेजा गया था तब अंतिम संस्कार में इस शव का नंबर 3रे नंबर पर था, लेकिन इस शव का अंतिम संस्कार पहुंचने के तुरंत बाद ही कर दिया गया, यानी कि नंबर में बिना लगाए ही कर दिया गया आनन फानन में। इस पर कोलकाता पुलिस ने सफाई दी कि चूँकि साथ की जो ट्रेनी डॉक्टर थे वो धरने पर बैठ गए थे, और अगर आनन फानन में ही अंतिम संस्कार नहीं करवाया जाता तो शायद ये मामला और बिगड़ जाता। हो सकता था कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता। ये भी हो सकता था कि उस शव के साथ में ट्रेनी डॉक्टर धरना करने बैठ जाते, तब स्थिति को संभालना और मुश्किल हो सकता था। अब धरना प्रदर्शन जब धीरे धीरे आगे बढ़ा, लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए, ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए जब मांग और आगे बढ़ने लगी, और ये जो आंदोलन था, ये जो विरोध प्रदर्शन था, ये जब पूरे देश में फैल गया, तब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि पुलिस जो है वो संडे तक, यानी कि 1 हफ्ते में ही वो कातिल को पकड़ लेगी, और पकड़ने के बाद कातिल को फांसी तक जो है वो फांसी की सज़ा दिलवाएगी। लेकिन ममता बनर्जी के इस आश्वासन के बाद भी कुछ लोग हाई कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। तब कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर करने पर जो दलील दी गई उन लोगों द्वारा, वो ये दी गई कि जिस अस्पताल में ये घटना हुई
उस ही अस्पताल में पोस्टमार्टम क्यों करवाया गया था, जबकि जिस हॉस्पिटल में ये घटना हुई वहाँ पर पोस्टमार्टम नहीं करवाना जाना चाहिए था। किसी और हॉस्पिटल में जो है वो पोस्टमार्टम होता तो शायद ये जो है संदेह के घेरे में नहीं होता। दूसरा, याचिकाकर्ता ने जो सवाल उठाया वो ये कहा कि जब सुबह 6 बजे उस ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी मिली थी तो 9 बजे पुलिस को क्यों सूचना दी गई, यानी कि सूचना जो है वो इतनी लेट क्यों दी गई। तीसरा, उन्होंने जो याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया वो ये था कि पहले शुरुआत में ये कहा गया था कि अननेचुरल डेथ है। जब ये अननेचुरल डेथ है तो पोस्टमार्टम क्यों हुआ। दूसरी बात, अननेचुरल डेथ जो है वो शुरुआत में कैसे कहा गया और क्यों कहा गया, जबकि बॉडी देखने से ही लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस लड़की का मर्डर हुआ। जैसे ही उस ट्रेनी डॉक्टर की माँ ने बॉडी को देखा और तुरंत बॉडी देखने के बाद में वो चीख पड़ी थी कि इतने जख्म जो है बॉडी पर कोई सुसाइड करने के पहले खुद को कैसे दे सकता है। यही सवाल तो पुलिस को भी सोचना चाहिए था। यही सवाल तो जो है वो सबके मन में जो है आ रहा था कि अननेचुरल डेथ जो है वो पुलिस ने कैसे बता दिया। हालांकि इस याचिका को हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया और हाई कोर्ट ने संज्ञान लेने के बाद में इस मामले को 5 दिन बाद ही, घटना के 5 दिन बाद ही कोलकाता पुलिस से लेकर इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया। अब 5 दिन बाद ये मामला सीबीआई के पास में पहुंच गया और सीबीआई जो है वो अपनी जांच करने में लग गई। लेकिन इधर जो है 5 दिनों तक जो कोलकाता पुलिस ने जांच की उसके बारे में भी आपको अपडेट दे देते हैं। इधर 5 दिनों तक जो कोलकाता पुलिस ने जांच की, उस जांच में संदीप घोष जो कि कॉलेज के प्रिंसिपल थे, हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे संदीप घोष, उनको समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो आए नहीं। जब वो नहीं आए तो कोलकाता पुलिस ने भी फोर्स नहीं किया कि वो आए। शायद कोलकाता पुलिस इस मामले की गंभीरता को उस समय तक नहीं भांप पाई थी। दूसरी बात, 5 दिनों के अंदर ही कोलकाता पुलिस जब जांच कर ही रही थी तो सेमिनार हॉल यानी कि जहां पर ये घटना हुई थी उसी के बाहर रेनोवेशन का काम जो है वो शुरू कर दिया गया। लोगों ने ये कहा कि ये जो रेनोवेशन है दरअसल रेनोवेशन नहीं बल्कि सबूतों को मिटाए जाने का एक तरीके से जरिया है या बहाना है। इसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया ही था पहले भी कि कोलकाता पुलिस ने अपनी जांच को जो है वो आगे बढ़ाया था 5 दिनों में और संजय रॉय नामक आरोपी को जो है वो गिरफ्तार भी किया था। दरअसल कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जब पड़ताल की तो उसमें सेमिनार हॉल के बाहर एक शख्स नज़र आया जो कि टहल रहा था और उस शख्स पर जब पुलिस ने जीरो इन किया और पड़ताल की तो पता लगा कि जब वहाँ पर वो टहल रहा था तब उसके गले में एक नेकबैंड था और वो जब बाहर निकला तो उसके गले में नेकबैंड नहीं था। और घटना स्थल पर यानी कि सेमिनार हॉल से जो सबूत मिले यानी कि उसमें एक नेकबैंड भी शामिल था, उस नेकबैंड को जब संजय रॉय के फ़ोन से कनेक्ट किया गया तो वो तुरंत कनेक्ट हो गया। और कहीं ना कहीं ये आपको भी पता है कि जब कोई भी नेकबैंड किसी के फ़ोन से तभी कनेक्ट होता है जब दोनों डिवाइस आपस में पेयर्ड हो, यानी कि जब तक पेयरिंग नहीं होगी तब तक कोई भी डिवाइस ब्लूटूथ के थ्रू फ़ोन से कनेक्ट नहीं होता है। तो नेकबैंड का उस फ़ोन से कनेक्ट हो जाना इस बात का संकेत दे रहा था कि कहीं ना कहीं आरोपी संजय रॉय ही उस सेमिनार हॉल में गया था और इसी आधार पर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तार करने के बाद में संजय रॉय ने अपना जुर्म भी कबूल लिया। साथ ही जब पुलिस ने संजय रॉय के घर पर छानबीन की तो उसने अपने कपड़े वगैरह तो धुल रखे थे, यानी कि कपड़ों से तो जो है कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन पुलिस को संजय रॉय के जूते मिल गए सबूत के तौर पर जिस पर खून के छींटे पड़े हुए थे, यानी कि खून के निशान थे। और इस आधार पर पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया, जेल भेजा। और इसके बाद में 5 दिन बाद, जैसा कि हमने आपको बताया ही कि 5 दिन बाद ये मामला जो है वो सुप्रीम हाई कोर्ट ने, कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया था। सीबीआई को ट्रांसफ़र करने के बाद सीबीआई जो है वो जांच कर रही थी। अभी 2 दिन पहले ही वो
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का जो है वो स्वतः संज्ञान लिया और स्वतः संज्ञान लेने के बाद सीबीआई को ये आदेश दिया कि वो 22 अगस्त को अपनी स्टेटस रिपोर्ट जो है कोर्ट में सबमिट करे और ये बताए कि इस मामले में अभी तक उसने क्या क्या जांचें की और क्या जो है प्रगति है इस रिपोर्ट में। दूसरी बात, कोर्ट ने इस बात पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा फटकार लगाई और ये सवाल पूछा कि जब ट्रेनी डॉक्टर का शव 6 बजे मिला तो 9 बजे जो है पुलिस को जो है क्यों इन्फॉर्म किया गया। और दूसरी बात, कोर्ट के जज ने ये भी कहा कि 30 सालों के इतिहास में मैं ऐसी विचित्र घटना जो है वो पहली बार सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि पहले जब बॉडी मिलती है किसी की तो उसका जो है पोस्टमार्टम एफआईआर होने के बाद किया जाता है। पहले बॉडी मिलती है, शव मिलता है, शव का जो है वो एफआईआर दर्ज होता है, पंचनामा होता है, इसके बाद में वो शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन ये पहला ऐसा केस है शायद अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जिसमें पहले पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम जो है शाम को 6 से 9 अगस्त की शाम को 6:30 या 7:30 के आसपास होता है और जो रिपोर्ट है एफआईआर है वो रात में 11:45 पर लिखी जाती है। हालांकि इस संबंध में आज सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दी और इस रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। वो जो खुलासे हैं वो भी मैं आपके साथ साझा करूँगा। पहला खुलासा ये है कि बीच में एक मीडिया रिपोर्टों में ये चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा वायरल था कि जो ट्रेनी डॉक्टर है उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ में रेप नहीं बल्कि गैंग रेप और गैंग रेप के बाद में मर्डर हुआ है। वो उसके पीछे का भी एक कारण था क्योंकि एक जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये निकल कर सामने आया था कि ट्रेनी डॉक्टर के बॉडी में जो है 151 मिलीग्राम सीमेन मिला हुआ है। कुछ एक्सपर्ट्स ये बताते थे कि 151 ग्राम सीमेन मिलना इस बात का प्रूफ है कि उस डॉक्टर के साथ में रेप नहीं गैंग रेप हुआ है। हालांकि आज इन अफवाहों पर या जो है इन खबरों पर सीबीआई ने पूर्णतया तो नहीं लेकिन आंशिक विराम जरूर लगाया है। सीबीआई ने कहा अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा कि अभी तक प्राप्त सबूतों के आधार पर और फॉरेंसिक एविडेंसों के आधार पर गैंग रेप की पुष्टि नहीं होती बल्कि रेप की पुष्टि होती है। रेप के बाद में मर्डर की पुष्टि हो रही है और जो आरोपी है वो संजय रॉय है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय साफ दिख रहा है। साथ में जो एविडेंस है उसके आधार पर भी संजय रॉय ही जो है वो कल्प्रिट दिख रहा है। बाकी इस मामले में ये जो रिपोर्ट है वो अंतिम नहीं है, इसमें अभी जांच जो है वो जारी है और जैसा भी होगा वो आगे अपडेट दिया जाएगा। सीबीआई ने कहा कि इस मामले में अन्य लोगों के शामिल होने का पता लगाने के लिए वो निजी एक्सपर्ट से फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच कराने की तैयारी में भी लगी पड़ी है। दूसरा ये था सवाल जो लोगों के मन में काफ़ी चल रहा था कि क्या जो है वो संजय रॉय, जिसको कोलकाता पुलिस ने भी आरोपी बनाया और अभी तक सीबीआई भी जो है उसको आरोपी मानकर चल रही है, क्या वो अकेले था या जो है इस घटना में और भी कोई व्यक्ति शामिल था। इस पर सीबीआई ने जो अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा वो ये कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से जो तथ्य सामने आए हैं उसमें संकेत मिल रहा है कि संजय रॉय ने ही रेप और हत्या की वारदात को अंजाम दिया। जांच एजेंसी ने यानी कि सीबीआई ने ऑटोप्सी रिपोर्ट की भी स्टडी की और उसके आधार पर कहा कि गैंग रेप नहीं, ये रेप और मर्डर का मामला लग रहा है। सीबीआई दरअसल पूरे तथ्यों को वेरीफाई करने के बाद में ही निष्कर्ष पर आना चाहती है और इसलिए वो अपनी जांच जो है वो जारी रखे हुए है। सीबीआई ने अभी तक और लोगों की संलिप्तता और गैंग रेप की थ्योरी जो है जो चल रही है इस पर अभी जांच उसने पूरी नहीं की है, ऐसा उसने स्टेटस रिपोर्ट में बताया है। वहीं जो कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं डॉक्टर संदीप घोष, वो सीबीआई की रडार पर पूरी तरीके से हैं। क्यों? क्योंकि संदीप घोष जो है उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि सेमिनार हॉल में जो है
जो एविडेंसेस हैं वो खराब ना होने पाए, यानी कि सबूतों के साथ में छेड़खानी ना हो पाए, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाए और इस वजह से उन पर दिन प्रतिदिन आरोप पे आरोप लग ही रहे हैं। इसी बीच सीबीआई ने उनसे लगभग 77 घंटे की जो है वो पूछताछ की और 7वें दिन यानी कि आज 7वां दिन था, आज भी उनसे जो है वो पूछताछ सीबीआई कर ही रही है। एक सवाल आता है कि क्या सीबीआई जो है वो संदीप घोष को गिरफ्तार कर लेगी। हालांकि अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सीबीआई का कहना है कि घटना स्थल पर ऐसे जो है सबूत मिले हैं जिससे यह स्पष्ट पता लगता है कि छेड़खानी हुई है सबूतों से, घटना स्थल पर छेड़खानी हुई है सबूतों को मिटाने की। और इस लापरवाही में, इस घटना में संदीप घोष के अलावा अस्पताल के प्रशासन या अस्पताल के अन्य अधिकारियों की भी लापरवाही जो है वो सामने देखी जा रही है। सीबीआई का मानना है कि ऐसे मामलों में प्रोटोकॉल जानने के बाद में भी अस्पताल के अधिकारियों ने, यानी कि विशेष करके कहा जाए तो अस्पताल के प्रिंसिपल ने, डॉक्टर संदीप घोष ने अपराध स्थल की पूरी तरीके से सुरक्षा नहीं की, या कह लीजिए कि वो सुरक्षा करने में पूरी तरीके से विफल रहे हैं। सीबीआई ने ये भी कहा कि डॉक्टर घोष को जो है हत्या की सूचना, यानी कि ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर की सूचना मिलने के बाद भी उन्होंने सक्रिय कार्रवाई नहीं की कि फटाफट पुलिस को जो है वो इन्फॉर्म करें, घटना स्थल को जो है पूरी तरीके से, एक तरीके से वहाँ पर आने जाने के लिए जो है लोगों के बैन लगा दें। ऐसा कुछ भी नहीं किया और रिनोवेशन के नाम पर जो सबूतों से छेड़खानी की गई, वो रिनोवेशन का काम भी सीबीआई के शक के दायरे में है। सीबीआई उसकी भी जांच कर रही है। साथ ही जो एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई, जो जैसा कि हमने आपको बताया 11:45 पर रात में, 9 अगस्त की रात में जो ये 11:45 पर एफआईआर दर्ज की गई, ऐसा क्यों हुआ ये भी सीबीआई की रडार पर है। सीबीआई इसके संबंध में भी जांच कर रही है। साथ में अस्पताल प्रशासन ने इस पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की, इसमें जल्दबाजी क्यों नहीं दिखाई कि फटाफट जो है पुलिस को जो है सूचित किया जाए, घटना स्थल को जो है वो सेफ रखा जाए। इसलिए अस्पताल का जो प्रशासन है वो भी घेरे में है। अस्पताल के प्रशासन के लोगों से भी पूछताछ हो रही है। यहाँ तक कि डॉक्टर संदीप घोष यानी कि पूर्व प्रिंसिपल के जो ड्राइवर हैं उनसे भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। पूर्व प्रिंसिपल जो कि संदीप घोष हैं, उनके कार की तकनीकी जांच भी जो है वो सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में बताया कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट से कार के मूवमेंट की जानकारी भी जुटाई गई है। उधर आरजी कर हॉस्पिटल के जो वाइस प्रेसिडेंट थे संजय वशिष्ठ, उनसे भी पूछताछ जो है वो सीबीआई कर रही है। हालांकि संजय वशिष्ठ को उनके पद से हटा दिया गया है। सीबीआई की जांच में कोलकाता पुलिस भी जो है वो घेरे में है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि उन्होंने अपने 30 सालों के कैरियर में इतनी बड़ी लापरवाही वाला केस नहीं देखा कि सुबह 6 बजे मिले और पोस्टमार्टम भी हो जाए, पोस्टमार्टम के बाद में जो है एफआईआर रात में 11:45 पर दर्ज हो। उन्होंने ऐसा मामला आज तक नहीं देखा। वहीं सीबीआई ने जो अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की है, उसमें उन्होंने दावा किया है कि क्राइम सीन को जो है पोस्टमार्टम होने के बाद में घेरा गया, जबकि तरीका ये था कि क्राइम सीन को तुरंत घेर दिया जाना चाहिए ताकि सबूतों के साथ में छेड़खानी ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्राइम सीन पोस्टमार्टम रिपोर्ट या पोस्टमार्टम हो जाने के बाद में घेरा गया, जब बिल्कुल मामला हाथ से निकल गया था और रिपोर्ट में ये पता लग गया कि उस ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ में ब्रूटली रेप और मर्डर हुआ है, तब कहीं जाकर उस क्राइम सीन को घेरा गया। एफआईआर में जो 14 घंटे की देरी हुई है, इस पर भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपनी नज़र बिठाए हुए है और ये भी जो है कहीं ना कहीं कोलकाता पुलिस को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा करती है। कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान ये कहा कि अप्राकृतिक मौत दर्ज होने से पहले पोस्टमार्टम कैसे हो गया।
मतलब कि पहले जो है अप्राकृतिक मौत दर्ज होगी, एफआईआर होगी, इसके बाद में पोस्टमार्टम होगा। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि बिना एफआईआर के, बिना अप्राकृतिक मौत दर्ज हुए पोस्टमार्टम कैसे हो गया? इस पर सरकार ने, यानी कि कोलकाता पुलिस, या कह लीजिए कि पश्चिम बंगाल की सरकार को जो डिफेंड कर रहे थे वो वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल थे। उन्होंने कहा कि जहां तक अप्राकृतिक मौत का सवाल है तो हमने सभी दिशा निर्देशों का पालन किया है और इसकी पूरी वीडियोग्राफी करवाई गई है। इस पर वही जो है रिपीटेड क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने फिर किया कि अगर सारे दिशा निर्देशों का पालन हो गया है तो रात में 11:30 बजे एफआईआर दर्ज करने का या 11:45 पर एफआईआर दर्ज करने का कौन सा टाइम है, कौन सा तुक बनता है? पहले एफआईआर दर्ज होना चाहिए था कि पहले पोस्टमार्टम होना चाहिए था? खैर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शव सुबह बरामद हुआ और एफआईआर 14 घंटे बाद दर्ज हुई। ये जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मिस्टेक है और ये ब्लंडर मिस्टेक है एक तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई, जब अगली सुनवाई हो तो उस सुनवाई के दौरान जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को अदालत में मौजूद रखा जाए और उनसे सवाल जवाब होगा। अब जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पोस्टमार्टम शाम को 6:10 से 7:10 के बीच में हुआ था, ऐसा जो मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। एक सबसे बड़ी बात जो आज सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि सेमिनार हॉल में उस ट्रेनी डॉक्टर का शव, यानी कि डेड बॉडी, सबसे पहले किसने देखी थी? एक व्यक्ति तो वो था जिसने उस ट्रेनी डॉक्टर को देखा तो उसको लगा कि वो सो रही है, और दूसरा व्यक्ति वो था जिसको ये लगा कि नहीं, ये ट्रेनी डॉक्टर सो नहीं रही है, इसका मर्डर हो गया है। तो वो व्यक्ति कौन है जिसने सबसे पहले ट्रेनी डॉक्टर को देखा कि उसकी हत्या हो गई है? अभी तक, या कह लीजिए कि बंगाल के जो लोकल अखबार हैं या मीडिया रिपोर्ट है उसमें दावा किया गया है कि अभी तक उस व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है कि वो व्यक्ति कौन है। हालांकि संजय राय का जो है आज पॉलीग्राफ जो है वो टेस्ट करवाया गया, और दूसरी बात ये कि संजय राय, सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में बताया है कि संजय राय का जो है वो डीएनए कराया गया था, वो मैच कर गया है और कहीं ना कहीं एक तरीके से आरोपी संजय राय ही है। तो इस केस में डे 1 से लेकर और अभी तक जो भी घटनाएं थी, महत्वपूर्ण घटनाएं, हालांकि बीच में बहुत सारे जो है इसमें टर्निंग पॉइंट इस घटना में आए हैं, बहुत सारी बातें सामने निकल कर आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बातें ऑथेंटिक थी और जो बातें शायद आपको जानना ज़रूरी था, उन्हीं पर हमने जो है चर्चा की। फालतू बातों को हमने अवॉइड किया है। ये सारी जो घटना की जानकारी थी, ये जो है कहीं ना कहीं हमने मीडिया से और कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसी के आधार पर हमने बताई। मैं किसी भी जो है वो बात की, या ये जो चैनल है वो किसी बात की पुष्टि नहीं करता कि ये सारी बातें 100% ऑथेंटिक ही हैं। 100% ऑथेंटिक बातें तभी होंगी जब सीबीआई जो है वो अपनी फाइनल रिपोर्ट वो कोर्ट में सबमिट कर देगी, तभी पता लग पाएगा कि पूरी घटना की कहानी क्या है। अभी तो केवल जो है वो छन के जो खबरें आ रही हैं मीडिया में या सूत्रों के हवाले से, वही चल रही हैं और उन्हीं के आधार पर रिसर्च करके हमने आपके समक्ष ये सारी जानकारी एक वीडियो के माध्यम से रखी। इस कहानी में आगे जो भी अपडेट होता रहेगा वो मैं आपको, यानी कि रूबरू से मैं करवाता रहूँगा। तो फिलहाल आज की कहानी में बस इतना ही। एक नई कहानी में, या कह लीजिए कि इस संबंध में जो भी अपडेट होगा उस अपडेट के साथ में मैं जल्द ही आपके समक्ष फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।